हेलो माय डियर सीएस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड नंबर 6 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि वीएमएम ऑफ आईसीएसआई क्या होता है, विजन, मिशन और मोटो। और जिसने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है, यस एज यूजुअल इस प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा और इसके बाद ही आगे के वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, एक फ्लो बना के रखिएगा, ठीक है क्या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता अब आपके मन में सवाल होगा, क्योंकि आप क्या हैं, शूरवीर। एम आई राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले पड़ाव में जाएंगे, वो है एपिसोड नंबर 7। क्या कहता है वो इज सीएस, कंपनी सेक्रेटरी किसे कहते हैं, वो भी कानून के तहत। इज दैट क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार, 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 नमस्कारम, वणकम, प्रणाम, खंबा खड़ी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय लवली डियर्स। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर गोविंद बेलाल एंड वंस अगेन वार्म वेलकम इन माय चैनल जीबी इन्फो टाइम। ओके, कंपनी सेक्रेटरी, आप देखिए दो शब्दों से बना है कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी का अपना मीनिंग है, सेक्रेटरी का अपना मीनिंग है ना। तो कंपनी किसे कहते हैं? देखो, बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है कि नहीं है। व्यापार करने के बहुत सारे तरीके हैं। अकेले करना है सोल प्रोप्राइटरशिप, दो जन को मिलकर करना है पार्टनरशिप, घर के परिवार के बिजनेस को चलाना है हिंदू फैमिली बिजनेस, और इन सब के अलावा आपको बड़े लेवल पे कुछ करना है, दैट इज कंपनी, ठीक है कि नहीं है। अब कंपनी को अगर आपको चलाना है तो बाकायदा इसको इनकॉर्पोरेट करना है। मींस एक आर्टिफिशियल पर्सन तैयार होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन तैयार होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कंपनी। और इसको सही तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाता है। उसकी सारी चीजें हैं किसमें, कंपनीज एक्ट 2013। जिस तरह से हमें चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, एम आई राइट। आप कहते हैं कि आई एम द इंडियन सिटीजन, आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर और नॉट? आई हैव राइट्स ऑफ एजुकेशन, आई हैव राइट्स ऑफ इक्वालिटी। समझ में आ रहा है? आप बहुत सारी चीजें कहते हैं, ये सब कहां से मिले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है कि नहीं। तो वैसे ही कंपनी कहता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये कहां से कहेगा, कंपनीज एक्ट 2013 से कहेगा, ठीक है। तो इसको सिंपल वे में ले लें। कंपनी एक तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बिजनेस होता है फॉर प्रॉफिट मेकिंग, लेकिन ये कंपनी आपको बनानी पड़ती है सही तरीके से, कानून के दायरे में रहकर, कंपनीज एक्ट 2013। अब बात करते हैं सेक्रेटरी का। तो देखिए, सेक्रेटरी में अगर आप देखिए तो ARY को छोड़ दो, एरी को छोड़ दो, तो बसता सीक्रेट, है ना। किसी को बोलना नहीं, किसी को बोलना नहीं। बराबर कि नहीं है। और हमारा मुंह सबसे पहले खुल जाता है, तो भैया हम सीक्रेट रखने वाले लोग नहीं है। ये सेक्रेटरी वर्ड जो है ना, बहुत हल्के में लेते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअली सेक्रेटरी वर्ड का बहुत औदा है, ठीक है, स्पेशली CS का, ठीक है कि नहीं है। तो आप प्लीज इसको बाकी सेक्रेटरी से दूर रखिए और स्पेशल सेक्रेटरी में आइए जो कंपनी का होता है। तो चलिए, सेक्रेटरी किसे कहते हैं, वो कीप सीक्रेट ऑफ कंपनी, उसे कहेंगे कंपनी सेक्रेटरी। इंटरेस्टिंग है ना। तो डियर, ये जो CS होता है वो होता है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के अकॉर्डिंग होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो सामान्य भाषा में हमको ये बात समझ में आ गई, लेकिन अब हम आगे के लेवल में जाएंगे, कानूनी दांवपेच से चलेंगे। तो बढ़े आगे, चलो। अब यहां पर मैंने नीचे रखा हुआ है कि CS इसे कहेंगे। ये जो महिला यहां दिखाई दे रही है, स्मार्ट महिला दिखाई दे रही है, जो कोट वीट पहन के बड़ी सी प्यारी सी स्माइल देकर हाफ बाल रखे हुए हैं, इस तरह से अगर आप सोच रहे हैं कि मैं भी ऐसे तैयार होके आऊंगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ तैयार होने से आप CS नहीं कहलाएंगे। CS आप ना इन दो कानून के मुताबिक ही कहलाएंगे। इसके मुताबिक तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे, और इसके मुताबिक भी कहलाएंगे। सर, ये दो दाव पेच क्यों खिलवा रहे हैं? क्योंकि डियर, सेक्रेटरी बनता कहां से है, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 से बनता है। और सेक्रेटरी कहां का होता है, कंपनी का होता है। और कंपनी किससे बनती है, कंपनीज एक्ट 2013 से बनती है। तो डेफिनेटली CS का डेफिनेशन भी दोनों जगह पर मिलेगा। इतना समझ में आ गया? अच्छा, थोड़ी सी कुछ और बातें भी कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, अच्छे से समझ लेना। हम ना लॉ के जो सेक्शंस होते हैं ना, कैसे पढ़ते हैं वो देखते हैं। आप ऐसे लिखते हो, ले कथा शुरू। कुछ लोग तो लिखते हैं, रुकने का नाम ही नहीं रहते, जैसे कि पता नहीं, मतलब नदी में बाढ़ आ गई है क्या, अरे रुक। कुछ लोग डैम बना के चलते हैं, आई मीन पैराग्राफ बनाते हैं ना। बहुत अच्छी बात है, पैराग्राफ बनाना जरूरी है, तब जाके समझ में आता है, अच्छा इसमें ये लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है ना।
अब हम कहीं कहीं पर आते हैं तो आपने देखा होगा प्रॉपर हेडिंग्स होती हैं, फिर हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स के अंदर और हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग पे हेडिंग पे हेडिंग, है ना। समझ रहे हो ना, मैं चीजों को एग्जांपल की तरह से समझा रहा हूं। और अच्छे से समझाऊं तो कंप्यूटर का एग्जांपल ले लो। एक ड्राइव है, ठीक है, एक ही ड्राइव पकड़ो, एक मेन ड्राइव है, तो ये मेन हो गया, है ना, एरिया जिसमें आप चीजों को रख सकते हो। अब आपने जैसे इस ड्राइव को खोला, आपने बोला मैं सारी चीजें एक से भर दूंगा तो गलत हो जाएगा, मुझे क्या करना है, इस ड्राइव के अंदर 5 फोल्डर बना दे, 1 2 3 4 5 फोल्डर बना दिए, उसको अपने अपने नाम दे दिए। तो ड्राइव के अंदर आपके 5 फोल्डर, तो ड्राइव का सब ड्राइव हो गया ये 5 फोल्डर। अब 5 फोल्डर में जिसके जो नाम दिए हैं, मान लो फोल्डर नंबर 3। अब आपको ऐसा लगता है फोल्डर नंबर 3 के अंदर भी फोल्डर नंबर 3 से रिलेटेड और भी फोल्डर होने चाहिए, तो आप फोल्डर नंबर 3 के अंदर और भी फोल्डर बनाते हो। तो ये हो गया फोल्डर का फोल्डर, सब फोल्डर। तो ऐसे मान लो फोल्डर नंबर 3 के अंदर आपने 3 फोल्डर बना दिए। अब आपको लगता है उस 3 फोल्डर में फोल्डर नंबर 2 के अंदर और फोल्डर बनाने हैं, फिर उसके अंदर और फोल्डर, ऐसा करते करते बनते जाएगा। बन सकता है कि नहीं? सब बन सकता है। और डियर बनता है अगर आपको सही चीजों को सही तरह से ऑर्गेनाइज्ड करके रखना है ना। तो अगर आपको ये ड्राइव वाला कंसेप्ट समझता है, क्योंकि हर कोई जो है लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल यूज करता है, तो उसको फोल्डर बनाना बहुत आसान है, उसको समझना। फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, ठीक है कि नहीं। तो जो कानून है ना वो भी वैसे ही है। जो मेन ड्राइव मैंने आपको कहा था ना, जो हार्ड डिस्क कहा था, वो हार्ड डिस्क क्या है, तुम्हारा कानून है, एक्ट है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ CSA 1980, कौन सा भी लॉ ले लो, डजंट मैटर। तो हमने ले लिया CSA 1980, ये एक मेन ड्राइव हो गया, ठीक है कि नहीं है। अब इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर, मतलब बहुत सारे सेक्शन, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 300, सेक्शन नंबर 340, सेक्शन नंबर 420 ठीक है कि नहीं, ऐसे सेक्शंस होंगे। अब अगर मान लो 1 से लेकर 500 सेक्शंस हैं, और अगर उसको लगता है कि जो सेक्शन नंबर 120 है, उस सेक्शन नंबर 120 के अंदर और भी चीजें कैटेगराइज करके डालनी है, तो क्या करेगा वो? तो सिंपल है, जैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर बनता है, तो वैसे ही उस सेक्शन नंबर 120 के अंदर और भी सेक्शंस बनेंगे। अरे मेरे शेर जी, बहुत अच्छी बात है। तो उसके अंदर भी 1 2 3 करके सेक्शंस बन सकते हैं। अब सेक्शन के अंदर सेक्शन बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सब सेक्शन। डिवीजन के बाद सब डिवीजन, तो वैसे सेक्शन के बाद सब सेक्शन। दैट्स गुड, वेरी गुड। तो हमने क्या सीखा, ध्यान से देखो। हमने सीखा कि जो भी लॉ है, लॉ के अंदर होते हैं सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर होते हैं सब सेक्शन, है ना। अब सब सेक्शन में कुछ बात लिखी हुई है। अब बाद में फ्यूचर में मालूम पड़ा कि यार ये जो सब सेक्शन है, इस पर्टिकुलर सब सेक्शन में और भी कुछ पॉइंट्स होने चाहिए थे। अब कहां डालें? कोई बात नहीं, बना लो एक और हेडिंग। तो इस सब सेक्शन के बाद अगर आप कुछ और फोल्डर बनाते हो, तो उसको हम 1 2 3 जो भी फोल्डर बनाते हो, तो उसके बाद हम इसको देते हैं नाम क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज। समझ में आ रहा है? अब सेम वैसी बातें, अगर फ्यूचर में क्लॉज के अंदर भी और कुछ पॉइंट्स लिखने हैं जो अभी मौजूद नहीं है, अलग से दिखाने हैं, तो ये क्लॉज के अंदर का क्लॉज क्या बन जाएगा? सब क्लॉज। बस। तो डियर, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, ये एक्चुअली बहुत आगे कवर होता है, लेकिन अभी मौका मिला है तो चौका मार लेते हैं। तो लॉ में सबसे बड़ी बात करें तो मोटा मोटी सेक्शन में लॉ बटे होते हैं। अब सेक्शन को और बांटना है तो वो सब सेक्शन में बटे होते हैं। सब सेक्शन को और बांटना है तो वो क्लॉज में बटे होते हैं। क्लॉज को और बांटना है तो वो क्लॉज के बाद क्या कहलाएगा? सब क्लॉज। तो यहां पर 1 2 3 4 ऐसे 4 हिस्सों में बट सकता है चीज। तो यहां पर देखो, यहां पर कितनी बातें हैं? 1 2 3। ये देखो 1 2 3 4। तो देखो 1 लिखा है, तो ये स्टार्टिंग में 1 है एरिया, तो ये सेक्शन है। नंबर 2, तो इसका ये क्या हो जाएगा? सब सेक्शन। वेरी गुड। अगली बात क्या आएगा? इसके बाद 3 क्या है? क्लॉज है। ये सी का मतलब क्लॉज नहीं है, CDEF कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेक्शन के बाद क्या आता है? सब सेक्शन। सब सेक्शन के बाद क्या आएगा? क्लॉज। इसके बाद क्या आएगा? हाँ, सब क्लॉज। लेकिन यहां दिया है, नहीं दिया, तो डजंट मैटर। वाह, चलो इसको बताओ। यहां पर बताओ, कंपनीज एक्ट 2013 में कितनी बातें लिखी हैं? 1 and 2। मतलब 1 and 2 का मतलब क्या होगा? सेक्शन एंड सब सेक्शन, सेक्शन एंड सब सेक्शन।
तुम लोग तो सीख गए यार, तुम लोग एकदम बोलेगा ना बहुत ही एक्सपर्ट आदमी बन गया है। चलो अच्छी बात है। तो डियर आगे बढ़े। तो ये मैंने बेसिकली आपको समझा दिया है, क्योंकि अब तो हम लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, अब आपने CSCT एनरोल कर दिया है तो लॉ की बातें चलती रहेंगी। अच्छा एक चीज याद रखना, इस सेक्शंस हम बाद में भी याद करेंगे चलेगा, लेकिन पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया, तो प्लीज आप अभी ना इसको याद करने के पीछे नहीं जाना। हाँ आप एक काम कर सकते हो, जब भी हम कभी भी सेक्शंस की बात करेंगे तो एक नोट में आप जो है ना एक एक करके सेक्शंस लिखते चले जाना, तो कभी भी उसको देखने के लिए ईजी पड़ेगा और एक फ्लो बनता रहेगा, ऐसा रिदम भी बनता रहेगा। हाँ गोविंद ने पहले ये बताया था फिर ये बताया था, उससे याद भी हो जाएगा। ठीक है, और भी कई तरीके हैं बाद में देखेंगे, फिलहाल हम कंसेप्ट पे चलें। गुड। तो कंपनी सेक्रेटरी ना दो तरीके से कंपनी सेक्रेटरी कहलाता है। क्यों कहलाता है वो तो मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर क्या लिखा है वो देखते हैं। अब एक चीज याद रखना, अच्छा इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट थिंग, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं हम लोग। तो देखो डियर, ऐसा है ना कि लॉ में कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और उसकी अपनी एक मीनिंग, उसका अपना एक डेफिनेशन होता है। तो कभी भी याद रखना, अगर किसी भी वर्ड को अगर आपको डिफाइन करना है सेक्शन सॉरी लॉ में, तो वह सेक्शन में रहेगा। तो सेक्शन तो एक से लेकर कई सारे हो सकते हैं, तो सेक्शन नंबर 2 हमेशा डेफिनेशन के लिए रहता है। कौन सा भी लॉ रहने दो, कॉन्स्टिट्यूशन को तो छोड़ दो, वो तो आर्टिकल्स में है। आप कौन सी भी लॉ को ले लो ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ले लो, या फिर आप इसको सेक्रेटरी एक्ट ले लो, या फिर कंपनीज एक्ट ले लो, ठीक है कि नहीं, कौन से भी एक्ट को ले लो, सेबी एक्ट ले लो, सारी चीजें जो है सेक्शंस में बनी हुई है। तो सेक्शन नंबर 2 हमेशा क्या रहता है, डेफिनेशन। देखो बहुत सारी बातें कही, लॉ में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समझना भी बहुत जरूरी है, और आप तो शुरू भी रहे, समझ लेंगे। सर मस्का बहुत मारते हो आप, लगता है क्या, मक्खन हो क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कैसे पढ़ें इसको, चलो बताओ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज C। वेरी गुड। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज C, इसको कैसे पढ़ेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। एक्सीलेंट, ठीक है। चलो हम उल्टा उल्टा दोनों पढ़ सकते हैं, वो बाद में, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 सेक्शन 2, फिलहाल हम सेक्शन 2 ही फोकस करते हैं। सेक्शन 2 में कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 में क्या बोला गया है, बोला गया है जिस दिन बच्चा पढ़ाई करके सारी ट्रेनिंग एंड ऑन लेकर 1 से लेकर 7 के सारे स्टेप पूरे कर देगा, उसको मैं घोषित कर दूंगा ये हमारी ICSI इंस्टीट्यूट का मेंबर है। तब से वो क्या कहलाएगा, एग्जैक्टली CS। आप अपने नाम के आगे अब इसे CS नहीं लगा सकते, जिस दिन आप मेंबर बनोगे तब आप अपने नाम के आगे क्या लगाना, CS लगाना। क्लियर है, इंटरेस्टिंग। अब कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी समझना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट में 2 बातें हैं। पहली बात यही जो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 बोलता है, तो देखो लिखा है, सेम लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो। पढ़ा, कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड, ये एक्ट सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज C, रिपीट हो गया। हाँ तो यही कहता है। तो बोलता है कि 2 बातों से मैं इसको CS कहूंगा। पहली बात कि वो ICSI का मेंबर होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो CS से जुड़े हुए जो फंक्शंस हैं, जो कंपनीज एक्ट 2013 में हमने बनाए हैं, उसके हिसाब से उसको अपॉइंट किया जाएगा और उसको वो परफॉर्म करेगा। समझ में आया? तो अगर मैं इसको सिंपल वे में कंक्लूड करूं, अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CS, बेटा CS का कोर्स कर रहा है, CS का मतलब तो बता। तो सिंपल है, आपको सिर्फ 2 बात कहनी है कि सर जिस दिन मैं CS का मेंबर बन जाऊंगा, ICSI का जिस दिन पढ़ाई करके मैं CS का मेंबर बन जाऊंगा, और उसके साथ साथ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मैं कंपनी में अपॉइंट भी होऊंगा और कंपनी सेक्रेटरी से जुड़े हुए फंक्शंस भी करने शुरू कर दूंगा, मैं सर कंपनी सेक्रेटरी कहलाऊंगा। इजी। कोई पूछेगा बेटा कहां से पढ़ा, तो कहना सर मैंने ना इसे 2 जगह से पढ़ा। एक तो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 जो बोलता है, और एक तो कंपनीज एक्ट 2013 जो बोलता है, और दोनों बातें सर डेफिनेशन है तो सेक्शन नंबर 2 में लिखी है। इंटरेस्टिंग। चलो आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा ब्रेक बना के बनाया हुआ है, नहीं तो मैं एक साथ सारे वीडियोस डाल सकता था, ठीक है कि नहीं। अब थोड़ा ब्रेक कर करके चीजों को पढ़े तो अच्छा भी रहता है ना। देखो डियर, कंपनी का सेक्रेटरी सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी ही नहीं होता है कंपनी में। मतलब आप जब कंपनी में सेक्रेटरी बनकर जाओगे तो आप सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी नहीं कहलाओगे, आप मालूम है
एक नाम से और जाने जाओगे। वो आपके नाम के आगे पीछे कहीं नहीं रहेगा, लेकिन कंपनी में मौजूद रहेगा। वो नाम क्या है? वो नाम है KMP। इसका फुल फॉर्म है की मैनेजरियल पर्सनल। क्या नाम है? की मैनेजरियल पर्सनल। जी हाँ, पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, मैनेजरियल का मतलब होता है मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टाफ, और की का मतलब होता है चाबी, और चाबी तो हमेशा होती है ताले की। तो बंद ताले की चाबी। तो बंद ताला का मतलब क्या है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल नहीं पाती, समझ नहीं पाती, स्पेशली लॉ से रिलेटेड, क्योंकि कंपनी को चलाना है तो CS होना चाहिए। मैं तो सीधा सीधा बोलूं, कंपनी सेक्रेटरी कुछ और नहीं, चलता फिरता कंपनी है। कंपनी के सारे दाव पेच लीगल तौर पर कैसे चलाना है, किस तरह से हैंडल करना है, सारी चीजें, पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक के सारे काम CS करता है, लॉ से रिलेटेड, कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड। यस, तो डियर, इतने सारे काम करना है उसको शेयर होल्डर के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना है, उसको इन्वेस्टर कहते हैं जिसे, उसको जो है वेंडर के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना है, ताकि जो है बिजनेस के डील बराबर तरीके से, कानून के दावपेच से, कानून के दायरे में रहकर उसको सेबी के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, उसको स्टॉक एक्सचेंज के साथ, उसको RBI के साथ, है ना, सबके साथ रिलेशन अच्छा बनाए। रिलेशन अच्छा बनाने का मतलब ये नहीं कि मीठा मीठा बोलना है, उसके पास जाकर बैठ जाना है। कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से चलाना है। डायरेक्टर को संभालना है। डायरेक्टर तो बिजनेस चलाते हैं, उनको थोड़ी ना लॉ पता है, उनको लॉ समझाना है कि सर आप जो बिजनेस बोल रहे हो हम इस तरह से कर पाएंगे सर, समझ में आ रहा है? एम्प्लॉय को समझाना, ऑफिसर्स को समझाना, कितनी सारी चीजें हैं मालूम है। बड़े बड़े डिपार्टमेंट में जाकर, इवन आपको तो कभी कभी ऐसा भी टाइम आएगा कि आप कंपनी के कॉर्पोरेट लॉयर बनकर, जो NCLT रहता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जैसा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वैसे ही कंपनी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं, दैट इज कॉल्ड NCLT। वहां पर जाकर NCLT या NCLAT, बाद में चर्चा करेंगे इसके ऊपर, वहां पर भी जाके आप लॉयर बन के जाओगे। तो आप समझ लो कितना काम है, तो पैसा भी तो मिलता है ना दोस्त उसके लिए। काम करने में तो मजा आना चाहिए, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। तो अगर आप इतना सब काम कर रहे हो तो केवल आपको CS क्यों कहा जाए? यस, इसीलिए आपको क्या कहा गया है? KMP भी कहा गया है। आर यू गेटिंग और नॉट? इंटरेस्टिंग ना? अब ये बात कहां लिखी गई है? ये बात लिखी गई है कंपनीज एक्ट 2013 में ही, सेक्शन 2 में ही, सब सेक्शन 51। ठीक है, तो सिंपल है, सेक्शन 2 में सब सेक्शन 51 पढ़ोगे तो वहां लिखा रहेगा KMP is also recognized, CS is also recognized as KMP। सिंपल, इजी, वेरी गुड। अब अगले पड़ाव में जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर कंपनी सेक्रेटरी बोला है तो मतलब वो सेक्रेटरी हर कंपनी में जुड़ सकता है, मतलब अगर मैंने आज डिग्री कंप्लीट कर ली, मैं CS बन गया, तो सर मैं किसी भी कंपनी में जुड़ सकता हूं? सवाल अच्छा है आपका। तो पहले इस बात को मैं समझा देता हूं कि इसका जवाब है नहीं। आप किसी भी कंपनी में CS नहीं बन सकते। आपकी जरूरत हर जगह नहीं है। कानून के तौर पर कंपनी चाहे, कोई भी कंपनी चाहे, आपको CS के तौर पर रख सकती है, एज एन CS आपको रख सकती है, लेकिन कानून बोलता है कि इन्हीं कंपनियों में CS की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इन्हीं कंपनियों में काम बढ़ जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर आप इसको प्लीज क्लियर करो। यस, ऑफ कोर्स, मैं इसी के लिए तो बैठा हूं, तो चलो डिस्कस करते हैं। देखो, कंपनी नॉर्मली अगर आपको मैं बांटूं तो 3 हिस्सों में बांटूंगा। पहले तो मैं 2 हिस्सों में बांट दूं, ठीक है? 2 टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं? जो आपस में ही शेयर्स खरीद के मेंबर बन जाते हैं। और आपको तो पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे और अच्छे से कवर करेंगे, फिलहाल अभी नहीं, लेकिन मोटा मोटा आपको कह दूं, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 मेंबर की जरूरत होती है, तो प्राइवेट कंपनी बनती। लेकिन अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम 7 मेंबर की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास कम से कम 7 मेंबर हैं, और भी चीजें हैं, और भी लिमिटेशन, और भी चीजें, कंडीशंस हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही फोकस करो, तो उसमें 7 मेंबर की जरूरत है, तब आप पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो एज पर कंपनीज एक्ट 2013। हो गया प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। लेकिन पब्लिक कंपनी को भी हम 2 हिस्सों में रख सकते हैं। कितने हिस्सों में रख सकते हैं? 2 हिस्सों में रख सकते हैं। और वो 2 हिस्से क्या हैं? एक है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और एक है लिस्टेड पब्लिक कंपनी, या फिर सिर्फ लिस्टेड कंपनी भी कहोगे तो भी चलेगा। याद रखना, पब्लिक कंपनी को नॉर्मली हम अगर लिस्टेड है तो लिस्टेड कंपनी कहते हैं, अनलिस्टेड है तो बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है कि नहीं? और प्राइवेट कंपनी तो हमेशा ही बाय डिफॉल्ट अनलिस्टेड ही रहती है, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी नहीं है। इज दैट क्लियर? ये सब बातें हम बाद में करेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मेरी आदत है ज्यादा बोलने की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब प्राइवेट कंपनी आपको समझ गया है, तो पहला सवाल आपका ये उठना चाहिए कि सर प्राइवेट कंपनी में सीएस लगेगा क्या? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। क्या बोलता है ये कि भाई मेरे जो भी प्राइवेट कंपनी जिसके बैलेंस शीट में जिस किसी भी फाइनेंशियल ईयर में दिख जाए कि इसका कम से कम शेयर पेड अप शेयर कैपिटल समझता ही है, शेयर कैपिटल कम से कम 10 करोड़ है, कम से कम 10 करोड़ शेयर कैपिटल है, तो भाई मेरे उसको तुरंत जो है सीएस अपॉइंट करना पड़ेगा। इट्स अ कंपल्सरी, इज दैट क्लियर और नॉट? उसे वोल टाइम सीएस रखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया। कोई अगर आपको पूछे कि सीएस केएमपी है क्या, तो आपको कहना यस। कहां लिखा है? सेक्शन 2 में ही लिखा है, ठीक है। कोई अगर आपको पूछता है क्या प्राइवेट कंपनी में सीएस होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ होगा। किसी भी प्राइवेट कंपनी में? नहीं भाई, मैंने कब बोला किसी भी प्राइवेट कंपनी में। तो अगर कोई पूछेगा 9 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल होगा तो जवाब क्या निकलेगा? नहीं, नॉट कंपल्सरी। अगर वो चाहता है तो रख सकता है कंपनी, लेकिन नहीं तो नहीं, कानून ने तो बोला ही नहीं रखने को। अच्छा, उसका 20 करोड़ है, ऑफ कोर्स 11, ऑफ कोर्स 10, ऑफ कोर्स 10.5, ऑफ कोर्स 9.5, नो। ऐसा क्यों? सिंपल है, कानून ने बोला है पेड अप कैपिटल कम से कम 10 करोड़ होगा तो ही, नहीं तो नहीं रखा जाएगा। इज दैट क्लियर? गुड। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब अगली बात आती है, प्राइवेट कंपनी खत्म हो गई, तो अब आपके सवाल आएगा सर पब्लिक कंपनी में तो कंपलसरी रखना होगा। हाँ, कंपलसरी रखना है, लेकिन उसमें भी कंडीशंस हैं। तो पब्लिक कंपनी मैंने आपको 2 टाइप की बोली है, एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी जिसको हम अनलिस्टेड कंपनी भी कहते हैं, और एक लिस्टेड कंपनी जिसे हम लिस्टेड पब्लिक कंपनी बोलो या लिस्टेड कंपनी बोलो, ठीक है। अब सवाल उठता है कि अनलिस्टेड क्या होता है, लिस्टेड क्या होता है। देखो, पब्लिक से पैसा मांगोगे तो पब्लिक कंपनी, लेकिन अगर आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं है तो वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तो वो लिस्टेड कंपनी कहलाता है। टाटा कंपनी एग्जांपल के तौर पर आपकी क्या है? लिस्टेड कंपनी। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब यहां पर सीएस चाहिए क्या? हाँ, यहां पर सीएस चाहिए। कैसे? आगे देखते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं ये वाले एरिया को कवर करता हूं। एवरी पब्लिक कंपनी, जब भी पब्लिक कंपनी बोला जाए ना, तो नॉर्मली समझ लेने का, ये नॉर्मल बात की है जो कि अनलिस्टेड कंपनी है। एवरी पब्लिक कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड, दैट इज अनलिस्टेड कंपनी, वहां पर उसका पेड अप कैपिटल अगर बैलेंस शीट में कम से कम 10 करोड़ है, देखो सेम बातें आ रही है ना, तो वहां पर यहां बोला गया है प्राइवेट कंपनी में वोल टाइम सीएस रखने का। यहां पर क्या बोला गया मालूम है? कि यहां पर वोल टाइम केएमपी रखने का। सर सीएस नहीं रखने को बोल रहा है, आप तो बोले सीएस रख सकता है। आपको याद आ रहा है मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि सीएस को क्या कहते हैं हम लोग? केएमपी भी कहते हैं। हाँ, इसीलिए तो मैंने 2 अलग हिस्सों में बताया, नहीं तो मैं आपको सीधा बता देता प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, मिनिमम पेड अप कैपिटल 10 करोड़। लेकिन जो तरीका है वो तरीके से सीखो तो अच्छा रहेगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन काम हो जाता है ना। तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 10 करोड़ होगा तो सीएस अपॉइंट होगा, लेकिन उसको सीएस ही नहीं कहा जाएगा, सीएस के साथ साथ केएमपी भी बोला जाएगा। अब केएमपी सीएस के अलावा और भी लोगों को कहते हैं, तो ये यहां पर मैंने यहां लिख कर रखा हुआ है, ये भी कवर कर लेते हैं। केएमपी कौन कौन होते हैं किसी कंपनी में, और केएमपी कहां होंगे? पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है। मैनेजिंग डायरेक्टर होगा उस कंपनी में, चलेगा। वो नहीं है तो चीफ एग्जीक्यूटिव चलेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो नहीं है तो मैनेजर चलेगा। अगर तीनों नहीं है तो वोल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 में से कोई एक तो केएमपी होगा। उसके अलावा सीएस भी केएमपी होगा, जो बोल दिया। उसके अलावा सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी क्या होगा? केएमपी होगा। इतना तो बात समझ में आ गया आपके, है ना। तो ये चीजें आपको बातें समझ में आ गई, दैट इज गुड। अब यहां पर बोला गया है एवरी पब्लिक कंपनी शुड हैव अ केएमपी whose शेयर कैपिटल इज मिनिमम 10 करोड़। तो सारे लोगों को रखना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आती है अगले पड़ाव में, बचा क्या? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी है तो कभी भी पेड अप कैपिटल देखा नहीं जाता, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है तो बात ही खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि सेबी रूल्स फॉलो होते हैं। अभी इसको नहीं समझना है तो डियर, लिस्टेड कंपनी बोलेगा तो बात खत्म, उसमें शेयर कैपिटल नहीं देखने का। लिस्टेड कंपनी का नाम आ गया तो उसको केएमपी रखना है। इज दैट क्लियर? तो इसको ना थोड़ा एक बार कंक्लूड कर लेते हैं ताकि आपको सब अच्छे से समझ जाए, क्योंकि बहुत बोल कर हैवी हो गया। तो इसको सिंपल में समझो। कंपनी कितने हैं? 3 हैं। हाँ, कौन कौन सा है? प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और लिस्टेड कंपनी है। इतना समझ गया? क्या सीएस सब में रख सकते हैं? सब में रख सकते हैं, लेकिन कंपलसरी किस में है?
प्राइवेट कंपनी में कब है बेटा सीएस रखना? अच्छा, प्राइवेट कंपनी में केएमपी रखोगे कि सीएस? नहीं सर, प्राइवेट कंपनी में हम सिर्फ सीएस रखेंगे। वेरी गुड। कब रखोगे बेटा? सब मिनिमम 10 करोड़ पेड अप कैपिटल होना चाहिए कंपनी। अच्छा, पब्लिक कंपनी में सीएस रखेंगे कि केएमपी रखेंगे? सब पब्लिक कंपनी में ना केएमपी होता है, और केएमपी में बहुत सारे लोग होते हैं, एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, एम होते हैं, मैनेजर होते हैं, फुल टाइम डायरेक्टर होते हैं, सीएस भी होता है, सीएफओ भी होता है। तो केएमपी लगते हैं पब्लिक कंपनी में। लेकिन सब पब्लिक कंपनी में नहीं सर, ऐसी पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है और उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, तब केएमपी लगेगा। गुड। अच्छा, लिस्टेड कंपनी? सर लिस्टेड कंपनी नाम में ही काम है सर। लिस्टेड कंपनी तो उसको बस कुछ नहीं देखना है भाई, चुपचाप जो भी केएमपी है सबको रखना। इजी हो गया ना? तो देखो, कभी भी जब नई चीज सीखो तो इट विल टेक टाइम, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लो, कंक्लूड फटाफट हो जाता है। अब ये सब बातें कहां लिखी है? कानून में लिखी है। तो कंसेप्ट समझना जरूरी है, कानून बाद में। तो कानून जस्ट अभी रीड कर लेते हैं, इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं रखते, ठीक है? चलो, तो देखो इसके लिए कानून कौन सा है? लिस्टेड कंपनी, पब्लिक, केएमपी वाला कंसेप्ट। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 203 में ये बात लिखी है, और उसके साथ साथ हमको कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल 2014 बुक खोलनी पड़ती है। उसमें रूल नंबर 8 जो भी लिखा है, उन दोनों को अगर जोड़ो तो ये आउटपुट निकलता है केएमपी वाला, ये पूरा। ठीक है कि नहीं? इज दैट क्लियर और नॉट? तो वापस कह रहा हूं मैं, कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 203 और उसके साथ साथ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2014 के अंदर रूल 8 में ये सारी बातें लिखी हैं कि केएमपी कहां होना चाहिए। सर ये कंपनीज अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन मैनेजर पर्सनल रूल क्या है, ये हम बाद में करेंगे, लेकिन इसको मैं एक सिंपल बताता हूं। कानून कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए रूल बुक होती है। ठीक है, ये सब हम जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे ना पेपर नंबर 2 में, तब समझें। ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। और ये जो प्राइवेट कंपनी वाली बात है वो किस में लिखी है? हाँ देखो, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल 2014 सेम है यहां पर, बस यहां पर रूल 8 है, तो यहां पर क्या है? रूल 8A है। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट। आई बिलीव आपको समझ में आया। तो देखो, कानूनी दाव पेज के हिसाब से सीएस कौन होता है, केएमपी कौन होता है, हमने सीएससीटी के स्टार्टिंग में ही सीख लिया, विदाउट स्टार्टिंग अ सब्जेक्ट। दैट इज गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, तो एकदम कंक्लूड कर लेते हैं। तो सीएस का काम क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, अगर वो डॉक्यूमेंट सही हैं तो उसको सर्टिफाई करना, अपना स्टैंप लगाना, सिग्नेचर करना और विश्वास दिलाना लोगों को कि ये कंपनी विश्वसनीय है, आप इस कंपनी के साथ बिजनेस कर सकते हो, इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। ठीक है कि नहीं? ये काम है सेक्रेटरी का। देखो कितना बड़ा काम है। इतना ही सेक्शन पढ़ के थोड़ा अगर आपको हैवी लग रहा है तो सोचो सीएस का काम कितना तगड़ा होता है, तभी तो फीस भी उतना लेता है। और वो एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का रोल निभाता है। इस चीज को ना मैं आपको समझाता हूं, इसको अच्छे से समझो। ठीक है कि नहीं? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है वो बाद में देख। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। नदी पकड़ो, ये एक किनारा, ये दूसरा किनारा। ठीक है कि नहीं? अब नदी को पार करना है एक किनारे से दूसरे किनारे, दूसरे किनारे से पहले किनारे। अब इस नदी को पार करने के लिए साधन क्या होगा? नाव और नाविक या फिर ब्रिज। समझ में आ रहा है? तो यहां का बंदा यहां जा पाएगा, यहां का बंदा यहां आ पाएगा। किसके जरिए? नाव के और नाविक के जरिए या फिर ब्रिज के जरिए। तो बताओ कनेक्शन का काम किसने किया? एक जगह से लोगों को मिलाने का काम कौन कर रहा है? वो नाविक और नाव और या फिर ब्रिज। तो माय डियर फ्रेंड, सीएस पेरेंट्स, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं जो अपनी थिंकिंग से, प्लानिंग से एक बड़ा बिजनेस लेकर आ रहे हैं ताकि कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो। और इस किनारे पर एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं, एम्प्लॉय ऑफिसर्स बैठे हैं जो जानना चाहते हैं कि हमें कुछ काम दो ताकि हम बिजनेस बढ़ा सकें। तो ये जो आइडिया है इधर डालना है, इनके दिमाग में डालना है। और अगर इनको कुछ प्रॉब्लम है तो इनके प्रॉब्लम्स यहां लेकर सॉल्यूशंस लाना है। तो ये शेयरिंग वाला काम कौन करता है? जैसे नाव, नाविक और ब्रिज है ना, किनारे लगाता है, तो वैसे यहां पर वो कंपनी सेक्रेटरी जो है काम करता है। समझ में आ रहा है? आपने देखा, मैंने पहले ही बोला था, पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक का काम सीएस का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीएस का। तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया?
और इसको दूसरे एग्जाम्पल में तराजू के तौर पर भी ले सकते हैं। तराजू देखा है ना? हाँ, एक पलड़ा और दूसरा पलड़ा। एक पलड़े में बैठा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो प्लानिंग करते हैं, दूसरे पलड़े में कौन बैठे हैं? एग्जीक्यूटिव्स। और इनको बैलेंस रखता है कौन? तराजू। तो तराजू कौन है यहाँ पर? कंपनी। तो यहाँ पर वही लिखा है कि एक स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का रोल निभाता है, स्ट्रैटेजी फॉलो करता है कि मुझे किस तरह से इनको बातें समझानी है और किस तरह से ये कन्विंस हो जाएं और काम करें और बिजनेस चलता रहे कानूनन तौर पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए CSCT में पेपर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ही एक्ट्स एज अ विटल ब्रिज, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज का काम निभाता है किसके बीच में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव्स के बीच में। तो यहाँ पर CS बैठे है ना, इंटरेस्टिंग। तो डियर आप मुझे बताइए, क्या हमें CS कोर्स को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि नहीं चाहिए CSCT स्टार्ट करने से पहले? यस, ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तो आगे की चीजों को कैसे समझेंगे? Is that clear or not? That's great. आगे बढ़ें। So finally we have completed कि भैया CS किसे कहते हैं? कानूनी दावपेच के हिसाब से, ठीक है। और यस, आप बन सकते हैं, यू कैन बी अ CS। और इसी के साथ मैं अनाउंस कर रहा हूं, हम लोगों ने GBIT का ऐप लॉन्च किया है जिसमें आपको एजुकेशनल ऐप है जिसमें आपको CS के कोर्सेस मिलेंगे। फिलहाल हम लोगों ने CSCT के कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट यहां पर अपलोड किए हैं। आप इसको इंस्टॉल कर कुछ चीजें फ्री में और कुछ चीजें पे करके ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेज मैंने दिए हैं, आप इसे आराम से पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ये किस तरह के एडवांटेज हैं और आपके कितने काम के हैं, क्या ये आपके करियर और लाइफ को ब्लेस कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है कि नहीं है। और उसके साथ साथ किस तरह से एंड्रॉइड मोबाइल के लिए इसको डाउनलोड करना है और iOS के लिए किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, ये मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है। आप इसे आराम से देखिए और कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और हमेशा याद रखो, अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो कामयाबी भी तुरंत मिलेगी। समझ में आ रहा है? मेरे तो बुलंद है। चलो, और अगली बार हम लोग मिलेंगे एपिसोड नंबर 8 में, जिसमें हम बात करेंगे अब एग्जैक्टली CSCT के बारे में। अब कूदेंगे हम CSCT में। समझ में आ रहा है? CSCT की एग्जैक्ट पढ़ाई अब शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने CS की सैलरी समझ ली, हमने अपने आप को शूरवीर समझ लिया है, हमने अपने आप के हौसले बुलंद कर लिए हैं क्योंकि हमको कामयाबी तुरंत मिलेगी, हमने अच्छी तरह से CS बनने के स्टेप्स समझ लिए हैं, हमने अच्छी तरह से ICSI क्या होता है, उसका विजन क्या होता है और CS क्या होता है, सब कुछ समझ लिया है सर। तो सर अब हम लोग जो है तैयार हैं CSET को समझने के लिए, उसकी पढ़ाई करने के लिए और सर इसमें कुछ हासिल करने के लिए। ये स्पिरिट लेकर हम चलें। इज दैट क्लियर? श्योरवीर, चलो मिलते हैं। Follow me on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and don't forget to subscribe, like, comment, share. Thank you.